हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 27 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 28 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे किस तरीके से लिखा जाना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, इनके उत्तर को देखेंगे और फिर वास्तव में बताएंगे कि प्रश्न को लिखा कैसे जाना चाहिए था। तो इनका प्रश्न है, 13वीं से 14वीं सदी ईस्वी में गैर कृषि उत्पादन और नगरीय अर्थव्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मूल्यांकन से संबंधित किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं किया गया। उत्तर इन्होंने लिखा है, गैर कृषि उत्पादन और नगरीकरण के मध्य अन्योन्याश्रय संबंध होता है, अर्थात एक का विकास या अवरोध दूसरे के विकास या अवरोध का कारण बनता है। सल्तनत की स्थापना के बाद बड़े नगरों जैसे लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, दौलताबाद, कड़ा, लखनौती, अहनवाड़ा आदि नगरों का उद्भव होता है, जिससे नगरीय अर्थव्यवस्था को बल मिला है। परिणाम स्वरूप द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र परिणाम महत्वपूर्ण हो गए। नगरीय अर्थव्यवस्था के विकास में शासन का केंद्रीकृत होना महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। हालांकि इसके पीछे सब में महत्वपूर्ण कारण गैर कृषि उत्पादन का विस्तार भी था, जैसे शिल्पी, कारीगर, मजदूर, गायक, नर्तक, संगीतक, कवि, हकीम आदि वर्गों ने शहरों में प्रवास किया और नगरीय अर्थव्यवस्था को नया आधार दिया। यदि गैर कृषि क्षेत्र के विकास के कारण को देखें तो इसमें प्रमुख कारण तुर्कों के साथ आई नवीन शिल्पकला व तकनीक थी, जिसने गैर कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित किया, जैसे कागज निर्माण, कांच, कालीन, रकाब एवं नाल आदि के निर्माण को उपयुक्त संदर्भ में समझा जा सकता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गुप्तोत्तर काल से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक कृषि के इतर अर्थव्यवस्था व नगरीकरण के ह्रास का युग था, परंतु सल्तनत की स्थापना के साथ ही ये परिदृश्य बदलता सा दिखता है। क्लियर? आपने कोशिश अच्छी की है लास्ट के पैरा में बताने की, लेकिन इस चीज़ को आप थोड़ा सा एनालिसिस और करें। और एक बात मैं और आपको बता दूं, क्योंकि वैसे तो मैं आपको एंसेंट इंडिया में ज़रूर बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप में से जो भी पर्सन नगरीकरण से संबंधित प्रश्न का उत्तर लिखें तो उन्हें नगरीकरण की प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हमें नगरीकरण का मतलब ही नहीं समझ में आता है, बट हम अपने उत्तर को गढ़ने लगते हैं। क्लियर? तो इसीलिए अगर आप नगरीकरण की प्रोसेस को समझ गए तो आप यकीन मानिए कि आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को अच्छे से लिख सकते हो। देखिए, कहा यह जाता है कि जब भी कोई संस्कृति या कोई सभ्यता कृषि से संबंधित होती है या कृषि संबद्ध होती है, और अगर वो कृषि का अधिशेष इतना ज़्यादा मात्रा में हो जाए, सरप्लस बचने लगे, तो क्या होगा? जब अन्न सरप्लस के रूप में बचेगा तो लोग कृषि के इतर कार्य करने लगेंगे। और कृषि के इतर वो कौन से कार्य करेंगे? कृषि के इतर जब वो कार्य करते हैं तो वो शिल्प इंडस्ट्री की ओर आते हैं, और छोटी छोटी जो शिल्प इंडस्ट्री है उन्हीं के डेवलपमेंट से नगरी जो नगर हैं उनका डेवलपमेंट होता है, और उन नगरों के डेवलपमेंट से ही नगरीकरण की प्रोसेस आती है। क्लियर? यानी कि एग्रीकल्चर पहला फेस है। एग्रीकल्चर के सरप्लस अगर बचा, शिल्प को प्रमोट किया, और शिल्प के प्रमोशन ने नगरों के निर्माण को बढ़ावा दिया, और उन नगरों के निर्माण ने नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। क्लियर? अब अगर आपको प्रश्न एग्रीकल्चर को माइनस कर दे वो, और आपसे कह दे कि गैर कृषि अर्थव्यवस्था, गैर कृषि अर्थव्यवस्था का मतलब कि कृषि नहीं, अब शिल्प से कैसे नगरीकरण को बढ़ावा मिला, तो आप जब लिखोगे तो आप ये बताओगे कि वास्तव में उस समय शिल्प इंडस्ट्री को बढ़ावा किसने दिया। भाई, वैसे तो आपको शिल्प को बढ़ावा पता चलता है कि एग्रीकल्चर के सरप्लस ने, तो क्या आपको 13वीं से 14वीं सदी में एग्रीकल्चर का सरप्लस दिखता है? तो हाँ। क्यों? क्योंकि जब रहट का उपयोग होने लगा, नई तकनीकें एग्रीकल्चर में आने लगी, तो एग्रीकल्चर का उत्पादन बढ़ गया। जब उत्पादन बढ़ गया तो लोग कृषि के इतर जाकर कार्य करने लगे। अब जब देखो, कृषि के इतर जब वो कार्य करने लगे तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी तो होनी चाहिए, कोई खरीदने वाला तो हो जिससे वो कृषि के इतर कार्यों में संलग्न हो सके। तो आप देखोगे कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है
तो दिल्ली सल्तनत ने कई सारे ऐसे वर्गों को जन्म दिया जो काफ़ी ऐश्वर्य से अपना जीवन जीना चाहते थे, जिसमें आपने देखा होगा कि कई प्रकार के इक़्तादार थे, कई प्रकार के शासक वर्ग थे, अमीर थे, सैन्य वर्ग थे, उलेमा थे। ये क्या करते थे, ये अपनी शान और शौकत को बढ़ावा देने के लिए कई सारे महल बनवाते थे, किले बनवाते थे, उद्यान लगवाते थे, कई प्रकार की ऐसी एक्टिविटी करते थे जिससे गैर कृषि को प्रमोशन मिला। आप देखोगे कि ईसा बर्नी क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 70,000 से ज़्यादा कारीगरों को इमारतों के निर्माण के लिए रखा था। इसका क्या मतलब कि इमारतों के निर्माण में जब मजदूर संलग्न होंगे तो एग्रीकल्चर की ओर वो जाएंगे नहीं। एग्रीकल्चर की ओर इसलिए भी नहीं जाएंगे कि ऑलरेडी उसमें इतना प्रमोशन हो ही चुका है, या कहें कि उसका उत्पादन इतना बढ़ गया तो एग्रीकल्चर अब ज़रूरत भी नहीं है। तो इस चीज़ से क्या दिखता है कि गैर कृषि अर्थव्यवस्था ने कैसे नगरीकरण को प्रमोट किया। और फिर आप देखोगे जो आपने बात लिखी कि जब तुर्क लोग भारत में आए तो वो कई सारी टेक्निक लेके आए, चाहे वो कागज़ निर्माण की हो, चाहे शीशा निर्माण की हो, चाहे कालीन निर्माण की हो, और इन चीज़ों के निर्माण की टेक्निक तो लाए, लेकिन क्या इनके कस्टमर भी लाए? तो आप देखोगे कि इनके कस्टमर भी लाए। और जब इनके कस्टमर आए तो इन कस्टमर्स ने क्या किया, बड़े बड़े नगरों का निर्माण किया, चाहे वो दौलताबाद हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो हुंसी हो। ये सारे नगर क्या शो करते हैं, कहने का मतलब कि इन लोगों की ज़रूरतों ने गैर कृषि इकोनॉमी को प्रमोट किया, जिससे नगरीकरण स्वतः अपने आप प्रमोट हो गया। और ये नगरीकरण केवल राजधानी तक सीमित नहीं था। आप देखोगे कि उस समय इब्न बतूता आता है, वो क्या कहता है कि दिल्ली जो है वो इस्लामी दुनिया का सबसे भव्य नगर नज़र आता है। साथ ही आप देखोगे कि बंगाल जो था वो मलमल के लिए फेमस था, कच्चे रेशम के लिए फेमस था। वहाँ का जो सोनार गांव था वो इसीलिए तो फेमस हुआ। गुजरात का एरिया हो या पाटन का एरिया हो, ये सब इसीलिए फेमस हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कपड़े के उद्योग प्रमोट हो सके। आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत के टाइम में ही दासों के लिए फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, कारखाना निर्माण का उद्योग स्टैब्लिश करता है। कारखाना क्या शो करता है कि जो राज्य है वो इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है। और आपको पता है जब इंडस्ट्री प्रमोट होगी तो नगरीकरण तो स्वतः आएगा ही आएगा। कहने का मतलब आपको इन सारी प्रोसेस को बताना है। जो आप ये लाइन लिखती ना कि अन्योन्याश्रय संबंध होता है, तो वास्तव में अन्योन्याश्रय संबंध होता कैसे है, इसे आप दर्शाइए। और फिर आप इसी लाइन को निष्कर्ष के तौर पर उपयोग करिए कि स्मरणीय हो कि गैर कृषि उत्पादन और नगरीकरण के मध्य एक अन्योन्याश्रय संबंध होता है। आपने जब पहले देखो, एग्जामिनर को अगर वो आपको इनकोडिंग वर्ड दे रहा है तो आप उसे इनकोडिंग मत दीजिए, आप उसको कोड में दीजिए। क्लियर? सॉरी, आप उसको कोड में वर्ड मत दीजिए, आप उसको इनकोड में वर्ड दीजिए। आपने यहाँ अन्योन्याश्रय संबंध एक कोडिंग वर्ड यूज कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पे इनकोडिंग दिखाना है कि किस प्रकार शिल्प के प्रमोशन ने नगरीकरण को प्रमोट किया। क्लियर? क्योंकि ये लाइन कोई नहीं लिखता है, और जब कोई भी व्यक्ति इस लाइन को नहीं लिखता है तो आपको ही लिखना है। फिर आप देखोगे कि जो इमारतों के निर्माण से संबंधित जो प्रोसेस थे, आखिरकार भवन बने क्यों, तो आप देखोगे चूना पत्थर का उपयोग होने लगा, गारे का उपयोग होने लगा, यहाँ तक कि मेहराब शैली आई। तो इन सारी परिस्थितियों ने ऐसा एक वैक्यूम क्रिएट किया, ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे नगरीकरण को बढ़ावा मिलना ही था। क्लियर? आप ऐसे बताओगे, इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा हाँ आपने इस बात को तर्क और तथ्य के माध्यम से पुष्टि प्रदान कर दी। आप देखोगे इसामी क्या कहता है कि उस समय केवल सैनिक ही नहीं होते थे, बल्कि शिल्पी, जो कारीगर, मजदूर, गायक, संगीतक, कवि, हकीम, ये सब क्या कर रहे थे, शहरों की ओर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको ये पता था कि शहर में हम जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े ये राजा महाराजा, उलेमा, अमीर वर्ग हैं, तो ये हमें अपने दरबार में पनाह देंगे, और दरबार में जब पनाह देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था प्रमोट होगी। और आपको पता है कि उस समय उलेमा और अमीर वर्ग क्या करते थे, ऐश्वर्य का ही तो जीवन जीते थे। तो यानी कि उनकी ऐश्वर्यता ने नगरीकरण को प्रमोट कर दिया। क्लियर? तो आप ऐसे इसमें बता सकते हो। आप कुछ नगरों का जैसा कि आपने उल्लेख भी किया, आप इनके बारे में बता सकते हो। आप यहाँ तक कि ये भी कह सकते हो कि जैसे गुजरात था वो अपने उत्तम कपड़ों और सोने और चांदी के काम के लिए क्यों फेमस था, व्यापार वाणिज्य ने कैसे उद्योग धंधों को प्रमोट किया जिससे इंडस्ट्रियल जो नगर हैं उनका डेवलपमेंट हुआ।
साथ ही आप देखोगे कई सारे धार्मिक नगरों का भी उत्थान हुआ, चाहे वो बनारस हो या अजमेर हो, आप इनका भी जिक्र कर सकते हो। अभी आपने अपने इस प्रश्न में केवल एक या दो चीज़ों को बस तार्किक रूप से वो किया है, और आप यहाँ पे शुरू में मत दिखाइए कि किस प्रकार नगरों के प्रमोशन हुआ। आप ये दिखाइए ये नगर अस्तित्व में आए क्यों, क्योंकि शिल्प इंडस्ट्री ने और औद्योगिक नगरों ने इनको प्रमोट किया, सो इसलिए ये डेवलपमेंट में आए। दिल्ली जैसे प्रशासन के रूप में आया, दौलत प्रशासन के रूप में आया, अहिलवाड़ा और कड़ा लखनौती सब इंडस्ट्री के रूप में प्रमोट हुए। आप इनको ऐसे दर्शाओ। क्लियर? तो आपका आंसर अन्य की अपेक्षा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और या तो आप निष्कर्ष में जैसा आपने अभी लिखा है इस चीज़ को इसी तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्लियर? तो आप ऐसे भी इस आंसर को लिख सकते हैं। हालांकि आपके पास जैसे सोर्स थे उस हिसाब से आपने काफ़ी अच्छा लिखने का प्रयत्न किया है, बट मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए, आप अपना प्रस्तुतिकरण ऐसे कर सकते हो। क्लियर? उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट आंसर में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।